हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया अभी में। आज मैं आपके सामने लाया हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम लिख सकते हैं उन्हें उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये जैसे देखिए, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे संज्ञा शब्द जो बार बार दोहराया ना जाए, इसलिए उन्हें रोका जाता है सर्वनाम का प्रयोग करके। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि क्यों उनका प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कोई वाक्य लिखा है, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहे हैं। फिर उसके आगे हम लिख रहे हैं, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय ईमानदार हैं। रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय की माताजी खाना बना रही हैं। रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय के पिताजी बाजार जा रहे हैं। अब देखिए, इस वाक्य में जैसे बार बार आ रहा है रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय, इस वाक्य में बार बार आ रहा है रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय। ये वाक्य को बड़ा अजीब बना रहा है। तो इनका जैसे प्रयोग संज्ञा का जो है बार बार ना आए, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इनके स्थान पर अब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहे हैं। वाक्य में जब सबसे पहले एक संज्ञा आ जाती है, तो उसके बाद अगर वही संज्ञा बार बार आ रही है तो उनके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो अगर बार बार रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय अगर आ रहा है तो उनके स्थान पर यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, वह रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहे हैं। अब फिर रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय का नाम न लेकर वहाँ पर एक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, वह ईमानदार हैं, और उसके बाद फिर उनका नाम न लेकर एक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। उसकी माताजी खाना बना रही हैं। उसके पिताजी बाजार जा रहे हैं। इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार ना हो, इसलिए उनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सर्वनाम के कुछ भेद देख लेते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप इसे पहले 3 को देखकर याद कर लीजिए: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक बार फिर देख लीजिए: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद 3 और देख लीजिए। उनके नाम हैं संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखिए, पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, और चौथा संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। एक हो गया पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। इनके बारे में विशेष कर अलग से आपको हम नीचे बता रहे हैं। तो और देखिए, आपने यह देख लिया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के जो कि 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और एक होता है निजवाचक। और आगे देखिए दोस्तों, जो कि सर्वनाम, जैसे मूल सर्वनामों शब्दों की जो संख्या है वह है 11। मूल सर्वनाम की जो संख्या है वह 11 है। जैसे देखिए, एक पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उनकी संख्या 2 है। एक मूल संख्या 2 है, और बाकी तो और संख्या है
जो कि मूल माना जाता है उनकी संख्या 2 है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और तू, और बाकी जो अन्य सर्वनाम है इन्हीं से बना है, मैं और तू से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। और निश्चयवाचक में सर्वनाम देखिए यह और वह। यह और वह एक निश्चित वस्तु का जैसे बोध करा रहे हैं। जैसे यह एक कोई एक किताब है, मान लीजिए यह एक किताब है, कोई व्यक्ति यहाँ से बोल रहा है कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, तो यह एक निश्चित वस्तु का बोध करा रही है कि इसे यह जो यही किताब है वह मेरी है, यह निश्चित करा रहा है। तो इसलिए यह जो है और वह यह निश्चितवाचक सर्वनाम में आते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो और सो, जो और सो को एक जैसे संबंध बनाने के संबंध दिखाया जाता है। जैसे जो बोएगा सो खाएगा, तो दोनों के बीच एक संबंध दिखा रहा है। और तीसरा देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है मूल सर्वनाम की संख्या है कौन और क्या है। जैसे कोई आप प्रश्नवाचक में देख सकते हैं वह कौन है, तो वह कौन है, तो कौन आने से एक प्रश्न खड़ा कर देता है, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। और अगला देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो मूल सर्वनामक संख्या है 2 है, कोई और कुछ। कोई और कुछ, कोई जो है यह हम सजीव के लिए प्रयोग करते हैं और जो कुछ है यह निर्जीव के लिए। जैसे कोई का प्रयोग कब किया जाता है, तो एक वाक्य के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि दीवार के पीछे कोई खड़ा है। दीवार के पीछे कोई खड़ा है, तो यह अनिश्चित है, मतलब कंफर्म नहीं है कि कौन खड़ा है। दीवार के पीछे कोई खड़ा है, कोई का मतलब यह एक सजीव व्यक्ति खड़ा होगा, कोई निर्जीव तो नहीं। और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। और जो अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का जो मूल सर्वनाम है वह है आप। आगे आपको उदाहरण के माध्यम से हम बता दे रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं अलग से। पुरुषवाचक सर्वनाम यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जो कि जिसमें एक होता है कहने वाला। कहने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो कहने वाला होता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो श्रोता सुनने वाला होता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिसके बारे में बात हो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, जैसे यह चालाक है, यह चालाक है, यह जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह चालाक है। कोई किसी को जैसे इशारा देकर बता रहा है कि यह चालाक है, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब वह वहाँ पर नहीं है। वह कल दर्शन को जाएगा, वह कल दर्शन को जाएगा, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अगला देख लेते हैं, अगले निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के भी नाम से जाना जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के भी नाम से भी जाना जाता है। देखिए, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से ये देख लेते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह एक निश्चित बोध करा रहा है कि जो यह पुस्तक है यह मेरी पुस्तक है, यह एक निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। यह मेरे कपड़े हैं, यह निश्चित कर रहा है कि जो यही कपड़े हैं वह मेरे हैं। यह मेरा मोबाइल है, यह एक निश्चितवाचक का बोध करा रहा है। वे तुम्हारे लोग हैं, यह भी एक निश्चय कि वो जो लोग हैं ये तुम्हारे लोग हैं। और अगला देख लेते हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह बुलाना एक क्रिया आ जाता है।
तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, यह एक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम देख लेते हैं, जो कि पेपर में इन्हीं की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं। जैसे वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो वह सर्वनाम नहीं होता है, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे यदि वाक्य का शुरुआत हो रहा है और वाक्य के शुरुआत में कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाता है, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब देखिए, यह एक सर्वनाम है, यह जो है यह एक सर्वनाम है और सर्वनाम के देखिए तुरंत बाद जो घर है यह संज्ञा शब्द है। घर जो है, जो कि घर है, यह एक संज्ञा शब्द है। तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया है, तो इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत चला जाता है, जो कि विशेषण का चैप्टर है। उसे हम इसके बाद कराएंगे। सर्वनाम के बाद क्रिया चैप्टर लाएंगे तो उसके बाद विशेषण लाएंगे, उसमें आपको यह पढ़ना रहता है सार्वनामिक विशेषण। तो आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम रहता है उनमें कई ऐसे आ जाते हैं जो कि सार्वनामिक विशेषण भी रहते हैं, उन्हीं से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उन्हें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यह घर मेरा है, यहाँ सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ गया है तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, जिस कारण यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। और यदि अगर इसका शब्द इधर उधर करके लिख दिया, यह मेरा घर है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वनाम के तुरंत बाद जो है संज्ञा शब्द नहीं है, तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। और अगला देख लेते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो शब्द अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताते हैं या अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग दो शब्दों के माध्यम से किया जाता है, एक कोई और दूसरा कुछ। कोई जो होता है यह प्राणीवाचक होता है, यह सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दीवार के पीछे कोई खड़ा है। और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। आइए इनके उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, जो कि आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है बाहर गेट पर कोई खड़ा है। कोई शब्द आ गया तो कोई शब्द कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया होगा, यह सजीव व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया होगा। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कोई का मतलब कौन, कन्फर्म ये नहीं है कि कौन खड़ा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है, क्योंकि यहाँ पर बात कन्फर्म नहीं हो रही है कि बाहर गेट पर कौन खड़ा है। और अगला देखिए, कुछ दे दीजिए। अब कुछ का मतलब कितना भी हो सकता है, कुछ दे दीजिए, अब कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ दे दीजिए। तो यहाँ पर एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि अनिश्चित वस्तु ये का बोध करा रहा है, कोई कुछ निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। कोई गा रहा है, अब कौन गा रहा है यह पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। स्वाद में कुछ कमी है, कुछ कमी है, कितना कमी है यह नहीं पता, तो इसलिए यह अनिश्चित है कि कितना कमी है स्वाद में, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। मैं कहीं पर पहुँचा हूँ, मैं कहीं पर पहुँचा हूँ, यह भी कन्फर्म नहीं है कि कहाँ पर पहुँचा हूँ, यह अनिश्चित है, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। और अगला देख लेते हैं। अगला जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसे देखिए, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त हों उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, जो कौन शब्द है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो कौन शब्द है, कौन से यह एक प्रश्न खड़ा कर दे रहा है कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है। और अगला उदाहरण है, यह काम कैसे हुआ। इसमें जो कैसे हैं यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है और पूरा शब्द ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, मास्टर जी का नाम क्या है। मास्टर जी का नाम क्या है, यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा कर दे रहा है, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है, आप चाय के साथ क्या लेंगे। आप चाय के साथ जैसे क्या लोगे, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप चाय के साथ क्या खाना पीना पसंद करेंगे। और अगला है, दूध में क्या गिर गया। दूध में क्या गिर गया, इसमें भी एक प्रश्न खड़ा कर दे रहा है, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। और अगला देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसका उदाहरण है, परिभाषा पहले देख लेते हैं। जो शब्दांशों या वाक्यांशों का संबंध बनाए। जैसे जो सर्वनाम संबंध, दो शब्दों का संबंध बनाए, दो वाक्यों का, तो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें संबंध दिखाया जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला है, जो आया है सो जाएगा। इन दोनों वाक्यों का एक आपस में संबंध बता रहा है, जो आएगा सो जाएगा। और अगला है, तेते पाँव पसारिए जे ते लंबी सवेर। और अगला देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगला है, जो चाहो वह करो। यह दोनों का संबंध बता रहा है कि आप जो चाहो वह करो, चाहे जो करो। और देखिए, जो है संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ कारक भी होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। इनके माध्यम से संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है। उनके कारक कुछ इस प्रकार हैं। का की के, रा री रे, ना नी ने। यह है 9 है। और आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई, यहाँ पर रा आया है, तो यह रा से ये नहीं आ जाता कि यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो वह मेरा भाई है यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। कुछ अपवाद रहते हैं। वह मेरी पुस्तक है। वह मेरी पुस्तक है, यह तो आप समझ रहे हैं कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, सबसे अंत में जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ स्वयं, खुद या अपने आप अथवा स्वतः ये शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए दोस्तों, जैसे जहाँ पर स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मेरी माता जी अपने आप खाना बनाती हैं। यहाँ पर अपने आप आया है, तो इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। मेरे माता जी अपने आप खाना बनाती हैं। अगला देख लेते हैं। माता जी आप आराम करिए। माता जी आप आराम करो। यहाँ पर आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप आ गया है, या अगर यहाँ पर अपने आप आएगा तो यह निजवाचक सर्वनाम आता है। लेकिन यहाँ पर आप जो है यह मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था। और अगला उदाहरण देखिए, तो यहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, तीसरा। मैं स्वयं पिताजी को मना लूँगी। मैं स्वयं पिताजी को मना लूँगी। यहाँ पर स्वयं आया है, तो इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद आ जाऊँगी।
यहाँ पर खुद आ गया है, तो इसलिए वह निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप खाना बना लूँगी, मैं आप अपने आप खाना बन, यहाँ पर आ जाएगा अपने आप खाना, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मैं अपने आप खाना बना लूँगी, तो अपने आप आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है सर्वनाम चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम क्रिया चैप्टर लाएंगे, जो क्रिया बताएंगे, फिर उसके बाद विशेषण बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगली जो चैप्टर है अगला, वह क्रिया हम पढ़ाएंगे आपको। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।